चलिए दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑफिशियल में। मैं वीर। दोस्तों, मैंने आपको आरआरबी एनटीपीसी 2020 का जीके जीएस क्विज क्वेश्चंस का सेट नंबर 6 करा चुका हूँ, अर्थात 6 सेट करा चुका हूँ जीके जीएस का। ये आज का 7वां सेट है, ठीक है। तो 7वां सेट में हम आज आपको फिर 40 जीके जीएस का क्वेश्चन लिए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को उठा रहा हूँ जो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले परीक्षा। तो जैसा कि लॉकडाउन बढ़ गया रहेगा, पता नहीं परीक्षा कब आएगा, लेकिन आरआरबी इस पर विचार कर रही है कि जो आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा है, ये फॉर्म फिलअप हुए बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, तो इसको परीक्षा कराने का विचार कर रहा है सुरक्षित रूप से, ठीक है। तो अब देखते हैं कब तक इसको कराता है। फिलहाल हम लोग अपना एक एक सेट डेली का हल करते जाएंगे, इससे हमारी तैयारी सुदृढ़ होती जाएगी, ताकि ऐसा ना लगे जब परीक्षा है तो हमें और अतिरिक्त रूप से तैयारी करना पड़े। शुरुआत में ही हम उसको पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर रखें, ठीक है। क्योंकि जो सैनिक होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमेशा तैयार रहते हैं, जो योद्धा होते हैं वो तैयार रहते हैं। तो आप लोग भी योद्धा बनिए, दुश्मन रहे चाहे न रहे, लेकिन हथियार लेके टाइट रहना पड़ता है। तो आपको भी वही करना है, आपको ऑलरेडी तैयार रहना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन सेट नंबर 7 का। तो सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जलियांवाला बाग में, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को, इसको जान लीजिए क्योंकि ये पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो सबसे पहले एक तो इसको तैयार कर लीजिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछता है, देखो भाई पूछ चुका है और आगे पूछेगा, तो इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को। और किसने ऑर्डर दिया था गोली चलाने का? 4 ऑप्शन आपको मिल जाता है, टेगर्ट, कार्नवालिस और सिंपसन और जनरल डायर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्या? जनरल डायर, ठीक है। यहाँ पर कार्नवालिस की बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है कार्नवालिस। ये पूछता है कि अस्थाई बंदोबस्त से कौन से जनरल या फिर कौन से व्यक्ति संबंधित हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कई उठाता है, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी इत्यादि सभी आते हैं। तो कौन सा है दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त से? लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पर हमने 7 इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि ये 7वां सेट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने 7 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 26 जनवरी कुछ लोग स्वतंत्रता दिवस समझते हैं और कुछ लोग गणतंत्र दिवस, ठीक है। लेकिन इसका सही मतलब क्या होता है? 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी को हमारा भारत गणतंत्र बना था, ठीक है। इसलिए 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 जनवरी को, ठीक है। ओके, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है और यहाँ भी प्रैक्टिस सेट में आपके मिल गया है। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर, सर सीवी रमन या सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों कि प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी, कौशाम्बी थी, अयोध्या थी या उज्जैन थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उज्जैन, ठीक है। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। जो प्राचीन साम्राज्य अवंती थी उसकी राजधानी उज्जैन थी, ठीक है दोस्तों। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? पोलो से, फुटबॉल से, हॉकी से या क्रिकेट से? तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्रिकेट से। किसका? क्रिकेट से संबंधित है एलबीडब्ल्यू शब्द, ठीक है। जैसे क्रिकेट तो आप लोग हमेशा ही देखते हैं, जब बॉल बैट पर न लग के पैर पर लग जाता है, पैर वाले पैड पर लग जाता है, तो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं एलबीडब्ल्यू, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों हम आप लोगों को जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, हम लोगों को आप लोगों को स्मार्ट वर्क कराएंगे, न कि हार्ड वर्क, ठीक है।
ये तो करते जाइए आप लोग, ये तो करना जरूरी है, क्योंकि सेट जब तक मारेंगे नहीं तब तक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा नहीं, इसलिए सेट मारना बहुत जरूरी होता है। तो सेट मारते रहिए, और हम आप लोगों को वो चीज़ देंगे एकदम फेस टू फेस आके मिलेंगे हम आप लोगों से वीडियो के माध्यम से। फिलहाल तो बारिश का मौसम है और थोड़ा दिक्कत हो जाती है लाइट की, और वीडियो हम बना नहीं पाते, इसलिए हमें पीडीएफ रूम में बनाना पड़ता है, क्योंकि पीडीएफ रूम में लाइट की ज़रूरत होती है नहीं। तो हम आप लोगों को स्मार्ट वर्क के तहत बताएंगे कि कौन सी चीज़ कब क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, बंगलोर में या चेन्नई में? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। ओके, अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? ओलंपिक खेल कितने वर्ष? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष? तो सबको पता है ओलंपिक खेल 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तूफान से है, चक्रवात से, भूकंप से या ज्वालामुखी से? तो दोस्तों कहते हैं ना, जब भूकंप आता है तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? भूकंप से, जाहिर सी बात है, ठीक है, भूकंप से। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों कि विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि से और किससे है? आर्थिक विकास का अर्थ तो आर्थिक वृद्धि से ही है, लेकिन और किससे है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति या मूल्य स्थिरता या सामाजिक परिवर्तन। तो किससे संबंधित दोस्तों? सामाजिक परिवर्तन। और इसका विकास का अर्थ और है सामाजिक परिवर्तन। जब विकास होगा तभी समाज में परिवर्तन आएगा, या फिर समाज में परिवर्तन लाने के लिए विकास जरूरी है, ठीक है। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने सभी दोस्तों को जोड़िए जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि भारत के महान न्यायवादी नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। भारत के महान न्यायवादी नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, चुनाव आयुक्त द्वारा, न्यायाधीश द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। दोस्तों इससे पहले वाला जो सेट नंबर 6 हमने कराया था उसमें एक क्वेश्चन ऐसे ही था कि जो भारत के प्रधानमंत्री, कौन? भारत के प्रधानमंत्री, वो जब प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं तो उन्हें नियुक्त किया जाता है या उनका चुनाव किया जाता है या निर्वाचन होता है, क्या होता है? तो उनकी भी क्या होती है? नियुक्ति होती है। किसके द्वारा होती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। और भारत के महान्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी का चुनाव नहीं होता, इनका भी नियुक्ति होती है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किस अनुसूची में है? ठीक है, दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तीसरा अनुसूची, 10वां अनुसूची, 8वां अनुसूची या 9वां अनुसूची? तो यहाँ पर सबसे सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? 10वें अनुसूची में आपका दल बदल विरोधी कानून है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं, क्यों? ठीक है, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं, क्यों? तो दोस्तों इसका सही आंसर है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है कि वास्तविक मतदान, जब मतदान होता है तो उसके 36 घंटे पहले या 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले, या नतीजा जब निर्धारित होता है अर्थात जब चुनाव का परिणाम आने वाला होता है तो उसके 48 घंटे पहले। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले, ठीक है, वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले आता है, इसका सी आंसर सही है, ठीक है। चलिए नंबर तो दोस्तों पहले यहाँ पर आप लोग बता दें, यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, हमने बताया कि जो 10वां अनुसूची वह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, लेकिन जो इसका तीसरा है, तीसरा जो है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, मंत्री परिषद, ये सब जो होते हैं, मंत्री होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, इनके द्वारा जो शपथ ली जाती है वो किस में है दोस्तों? तीसरे अनुसूची में, ठीक है। और 8वें अनुसूची में क्या है दोस्तों? 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, जो 22 भाषाएं है ना भारत में जो बोली जाती है, 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची के तहत शामिल किए गए हैं 8वीं अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में दोस्तों भूमि सुधार संबंधी अधिनियम या नियम है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों की ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है, जो ग्राम पंचायत होता है उसका जो आय का स्रोत होता है, इन निम्न में से कौन सा नहीं है? वाहन कर नहीं है, भूमि कर नहीं है, भवन कर नहीं है या संपत्ति कर नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? संपत्ति कर। क्या है? संपत्ति कर। ओके, ठीक है, दोस्तों समझ में आया? आशा करते समझ में आ रही होगी। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है या प्रधानमंत्री बुलाता है या राज्यसभा अध्यक्ष बुलाता है या लोकसभा अध्यक्ष बुलाता है?
तो यहाँ पर इसका सबसे सही आंसर होगा दोस्तों ए, राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों की ग्राम पंचायत चुनाव के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? ग्राम पंचायत चुनाव के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 19 वर्ष या 18 वर्ष? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 20, 21 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर। ठीक है, 21 वर्ष या 21 वर्ष से ऊपर। 21 वर्ष होगा तो भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में, दिल्ली में, पटियाला में या झांसी में? यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, चार ऑप्शन में तो सबसे इसका सही आंसर है पटियाला में। कहाँ पर स्थित दोस्तों? पटियाला में, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों हमने ये जो पीडीएफ बनाया है, पीडीएफ फॉर्म बना के हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसको इतना अट्रैक्टिव इसलिए बनाया है ताकि जब जो चीज़ अट्रैक्ट होती है उसे पढ़ने में भी मन लगता है। जो चीज़ अच्छी लगती है उसे पढ़ना समझना खुद को भी समझने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको इतना रंग बिरंगा और अच्छा खासा बनाते हैं ताकि आप लोगों को पसंद आए, वैसे भी देखने में भी पसंद आए और पढ़ने में भी अच्छा लगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र, परम विशिष्ट चक्र, अशोक चक्र या परमवीर चक्र? तो कौन सा है दोस्तों इसका सही आंसर? जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है डी, परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्तों कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? ये तो दोस्तों इतनी बार पूछा, इतनी बार पूछा है कि हम बता नहीं सकते। हमें कहने में भी बड़ी वो हो रही है कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है। शाहजहां, शेरशाह, अकबर, जहांगीर? तो कौन किसने बनवाया दोस्तों? शाहजहां ने। ठीक है, और शाहजहां ने आगरा का जो ये है ताजमहल, उसको भी शाहजहां ने ही बनवाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है? उसे देखने में तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश लगता है, लेकिन आंध्र प्रदेश भी बड़ा लगता है, लेकिन सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। ओके, अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि रेशम किससे उत्पन्न होता है? स्वयं के कीड़े से, रेशम के कीड़े के लार्वा से, या फिर रेशम के कीड़े के प्यूपा से, या रेशम के कीड़े के अंडे से? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेशम के कीड़े के प्यूपा से। ठीक है, रेशम के कीड़े के प्यूपा से। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दोस्तों किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? बी वर्ग के, ए वर्ग के, ए बी वर्ग के या ओ वर्ग के? तो इसका सभी लोग जानते हैं कि जो ओ वर्ग वाले, जिनका रक्त ओ होता है, वो हर किसी को डोनेट कर देते हैं। ओ पॉजिटिव होता है। ठीक है, ओ में भी ओ निगेटिव और ओ पॉजिटिव होता है। तो जिनका ओ पॉजिटिव रहता है, अर्थात यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव दिया नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अक्षर दिया, तो जिनका ग्रुप ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सभी को खून दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि तने की कटाई का प्रयोग किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? जैसे कोई पेड़ है, पेड़ का जो तना होता है, अगर हम तने को काट रहे हैं तो तने को काटने के बाद कौन सा ऐसा वृक्ष है जो पुनः उग जाता है? गन्ना है, केला है, पटसन है या कपास है? तो दोस्तों जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि अगर गन्ना एक बारी काटते हैं तो उसको वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है, जिसे गांव वाले भाषा में पेड़ी कहते हैं। ठीक है, पेड़ी। एक बारी तो जो बोया जाता है उसे तो ईख कहते हैं, वैसे गन्ना को गांव में ईख कहते हैं, लेकिन जब एक बारी काट लिया जाता है फिर जब बढ़ता है, जब उसके तने को काटते हैं फिर जब दोबारा बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? पेड़ी। ठीक है, तो ये गाँव का वर्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एड्स का पूर्ण रूप है? एड्स का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो एड्स का पूर्ण रूप दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम, या एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, या एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंट सिंड्रोम, या तो इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों बी, सबसे सही आंसर पर ही सीधे आते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये है एड्स का फुल फॉर्म। ओके ओके दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास उगाने के लिए दोस्तों, तो कपास उगाने के लिए काली मिट्टी, ये तो बहुत ही प्रचलित है, कई बार ही पूछ चुका है, तो इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। काली मिट्टी में कपास उगाई जाती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं सीधे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला नहीं है? फाइलेरियसिस, मलेरिया, डेंगू बुखार या घेंघा?
ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों घेंघा। ठीक है, घेंघा। घेंघा मच्छरों काटने से नहीं होता, जबकि ये फाइलेरिया से, मलेरिया, डेंगू बुखार मच्छरों काटने से होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 करा है दोस्तों, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है, अर्थात पालक के पत्तों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आयरन, विटामिन ए, कैरोटीन या विटामिन ई। तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों, बताइए, आप लोग बताइए, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है पालक के पत्ते में। ठीक है, ओके, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन, अच्छा, पालक के पत्ते में विटामिन ए भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन आयरन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, दंत क्षय का कारण है। ठीक है, दंत क्षय का कारण है, यहाँ पर चार ऑप्शन है, विषाणु संक्रमण, या फिर बैक्टीरिया जनित संक्रमण, या वंशानुगत कारणों से, या फिर प्रदूषित जल से। तो इसका सही आंसर है बैक्टीरिया जनित संक्रमण से दंत क्षय का कारण है, अर्थात जो दांत है उसमें जो काले काले दिखेंगे लग जाता है, वो बैक्टीरिया जनित संक्रमण होता है, जो दांत, जिसकी वजह से दांत खराब होता है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस के, फिलोरियसिस के, टिटनेस के, टाइफाइड के। तो किसके लिए दिया जाता है दोस्तों, टिटनेस के लिए। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, क्या थे, जीव विज्ञानी थे, रसायन शास्त्री थे, चिकित्सक थे, या भौतिक शास्त्री थे। तो दोस्तों ये तो सबको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या थे, भौतिक शास्त्री थे। क्या थे दोस्तों, भौतिक शास्त्री। ओके, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों की, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। निम्न में से कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा हम विद्युत धारा का मापन करते हैं, अमीटर से, वोल्ट मीटर से, कंप्यूटर से, या एनीमोमीटर से। किससे होता है, अमीटर से। अमीटर से क्या नापा जाता है, विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देख। चलिए दोस्तों, तो किस विद्युत धारा का मापन किससे होता है, अमीटर से। वोल्ट मीटर से किसका होता है, विभव का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा दोस्तों कि संक्षिप्त रूप PSLV जो एक प्रक्षेपण यान है, उसका पूरा नाम क्या है। तो इसका नाम सीधे सीधे सही आंसर लेते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर, P से पोलर, S से सैटेलाइट, L से लॉन्च, V से व्हीकल। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि दोस्तों कि राजा भोज किस राजवंश से संबंधित थे। यहाँ पर चार ऑप्शन है, गुर्जर वंश से, कारकोटा वंश से, परमार वंश से, उत्पल वंश से। तो सही आंसर है दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, परमार वंश से। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, महात्मा गांधी की सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है। महात्मा गांधी की सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है, राजकोट में, लखनऊ में, चंपारण में, या पटना में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पटना में। ठीक है, महात्मा गांधी सबसे लंबी मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है, पटना में। ओके, अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों कि किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था, अर्थात ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसको खलीफा ने एक सम्मान वस्त्र प्रदान किया था। ठीक है, तो वह था इल्तुतमिश। यहाँ पर सबसे सही आंसर इल्तुतमिश का है। चारों ऑप्शन से क्या मतलब, हमको सही उत्तर से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है, किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया है, अंगीकार किया है। किस राज्य ने, तो किस राज्य ने किया दोस्तों, आंध्र प्रदेश ने। किसने, आंध्र प्रदेश ने। यहाँ पर चार ऑप्शन है, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, लेकिन सबसे आंसर है ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 करा दोस्तों कि फोटान के कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है, ध्रुवीकरण पर, विवर्तन पर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर, या व्यतिकरण पर। तो इसका सबसे सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर। ठीक है, ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है, सेलखड़ी में, स्लेट में, या मार्बल में, या क्वार्ट्ज में। तो किसमें रूपांतरित होती है दोस्तों, क्वार्ट्ज में। ठीक है, क्वार्ट्ज में। ठीक है, क्वार्ट्ज पत्थर में। ओके, तो अगला देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है, तानाशाही लोकतंत्र स्थिति के लोकतंत्र के प्रतिकूल है, या फिर गणतंत्र लोकतंत्र के प्रतिकूल है, समाजवाद है, या फिर राजतंत्र है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 का। तो इसका सही आंसर दोस्तों तानाशाही।
ठीक है, तानाशाही, क्योंकि तानाशाही जो है लोकतंत्र के प्रतिकूल है, जबकि समाजवाद, गणतंत्र और राजतंत्र ये सभी अनुकूल है। ठीक है, लोकतंत्र के अनुकूल है, जबकि तानाशाही नहीं। अगर तानाशाही चलेगा तो जो एक इसका एक ही मुखिया होगा, वो अपने मन का करेगा। तानाशाही में, आपको पता है जैसे किम जोंग उन है यहाँ के उत्तर कोरिया के, वो तानाशाही वहाँ पर चलती है। ठीक है, वो तो उसे तानाशाह कहते हैं। तो वहाँ पर लोकतंत्र के लिए यह लोकतंत्र के प्रतिकूल होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 दोस्तों कि पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? कवक है, जीवाणु है, विषाणु है या फिर कृमि है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? विषाणु है। क्या है? विषाणु। पोलियो का नैमित्तिक जीव, ऐसा जिसके कारण पोलियो होता है, किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण या विषाणु के कारण या कवक कारण या कृमि के कारण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषाणु के कारण। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों कि पांडा किसके कुल का पशु होता है? पांडा एक पशु होता है। ठीक है, पांडा एक पशु होता है, तो यह किसके कुल का होता है? किसके कुल से मैच करता है? कंगारू से, सेही से, भालू से या व्हेल से? किसके कुल से मैच करता है? तो किसके कुल से मैच करता है दोस्तों? चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी सही है, भालू। जो पांडा पशु होता है वह भालू से मिलता जुलता है, यह भालू के कुल का होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने आज का सेशन खत्म हुआ। हमारा सेशन था सेट नंबर 7। सेट नंबर 7 हमने खत्म कर लिया। पीछे दिए थे सेट नंबर 6। सेट नंबर 6 का जो लिंक है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए। अपना आपका प्यार हमारे ऊपर दिखाने के लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।